नमस्कार, आप सभी का स्वागत संसद समाचार में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आइए बात करते हैं लोकसभा की। आपको बता दें, लोकसभा में आज नियम 193 के तहत वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी, गरीबी और अन्याय नहीं बल्कि विचारधारा है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त बनाने के प्रयास पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और कई बड़े काम हुए तथा अब नक्सल मुक्त भारत भी इसी सरकार के शासनकाल में बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि भोले भाले आदिवासियों के सामने यह गलत विमर्श रख दिया गया था कि उन्हें न्याय दिलाने और उनके अधिकार की खातिर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, नक्सल का मूल कारण विकास की मांग, गरीबी और अन्याय नहीं बल्कि विचारधारा है। गृह मंत्री ने कहा कि अन्याय होने पर हथियार उठा लेना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ऐसी गतिविधि मोदी सरकार के दौरान कभी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा, बस्तर क्षेत्र के लोग सरकार की सुविधाओं से छूट गए थे क्योंकि वहां लाल आतंक की परछाई थी। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 70 साल में आदिवासी विकास से उपेक्षित रह गए तो दोषी कौन। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास पहुंचा। गृह मंत्री ने उल्लेख किया कि कई सारे महत्वपूर्ण कार्य मोदी सरकार के दौरान हुए और नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी इसी सरकार में ही हो रही है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय अर्धसैनिक बलों, विशेषकर कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और राज्यों की पुलिस तथा स्थानीय आदिवासियों को जाता है। गृह मंत्री ने कुछ विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा, शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा की तुलना नक्सलियों से करने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह अनुचित है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों द्वारा रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना गया था कि वहां शासन व्यवस्था की पहुंच कम थी। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों ने प्रभावित क्षेत्रों में विकास को नहीं पहुंचने दिया, जहां अब मोदी सरकार विकास को घर घर पहुंचा रही है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने अपनी मजबूरियों के चलते देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने ग्रोथ कॉरिडोर दिया है। शिवसेना सांसद ने उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और पिछड़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण गरीब, किसान और पिछड़े समुदाय के लोग हथियार उठाने को मजबूर हुए। शिंदे ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का संदर्भ दिया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, उनके लिए एक करारा जवाब है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद सप्तगिरी ने देश से वामपंथी उग्रवाद खत्म करने के लिए निर्धारित समय सीमा को जुमला करार दिया और दावा किया कि भाजपा सरकार नक्सलवाद खत्म नहीं कर रही बल्कि खनन गतिविधियों के लिए अपने आका को ग्रीन कॉरिडोर दे रही है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर चर्चा में भाग लेते हुए 2018 में महाराष्ट्र के यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। भाजपा सांसद ने कहा कि जनवरी 2018 में महाराष्ट्र में यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामला हुआ था, वहां आगजनी हुई थी जो प्रायोजित थी। किस प्रकार भारत को बांटने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार जातियों को भिड़ाने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे माओवादियों का हाथ था। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राहुल जी सदन में नहीं है, लेकिन मैं उन्हें ससम्मान कहना चाहता हूं कि हाँ राहुल जी, यह नया भारत है, आप सरेंडर हैं, हम धुरंधर हैं। तेलुगु देशम पार्टी की सांसद बी शबरी ने भी सोमवार को कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि देश में सर्वाधिक नक्सली हमले 2004 से 2014 में सप्रेंग सरकार के दौरान हुए थे और विपक्षी पार्टी उस समय इस समस्या को समाप्त कर सकती थी, लेकिन उसने इससे मुंह मोड़ लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अरुण भारती ने कहा कि बिहार में एक समय 23 जिले वामपंथी उग्रवाद की जकड़ में थे, लेकिन आज लगभग पूरा बिहार नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार को संवाद के माध्यम से नक्सलवाद की समस्या का समाधान करना चाहिए। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि नक्सलवादी हिंसा के कारण पिछले 2 दशकों में 2700 जवानों ने अपनी शहादत दी है। उन्होंने आदिवासी इलाकों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार गोली का जवाब गोली से देने की नीति अपनाती है। भाजपा सांसद
कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकारों के समय असंगत नीतियों के चलते नक्सलवाद का विस्तार होता चला गया। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि बड़ी विडंबना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान ऊर्जा संकट से निपटने की योजना बताने के बजाय सरकार अचानक वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा करा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय जरूरतों और कमी का आकलन नहीं किया जाता तथा जनप्रतिनिधियों से कोई सुझाव नहीं लिया जाता। लोकसभा ने सोमवार को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2025 को पारित कर दिया। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी में 12 संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि संसद की प्रवर समिति ने विधेयक में कुल 17 बड़ी अनुशंसाएं की हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उनके अनुसार सरकार ने एक और सिफारिश को इसमें जोड़ा है कि कर्जदाताओं की समिति को आवेदकों का चयन करने के कारणों को दर्ज करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनपीए की वसूली में इस संहिता की प्रभावी भूमिका रही है। सीतारमण के अनुसार वाणिज्यिक बैंक के एनपीए की कुल वसूली में दिवाला संहिता का 54% से अधिक का योगदान रहा है। सीतारमण का कहना है कि आईबीसी का कभी यह बुनियादी मकसद नहीं रहा कि इसे कर्ज वसूली के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईबीसी की व्यवस्था के कारण अब दिवाला से जुड़े मामलों के निस्तारण में कंपनियां पहले से बहुत बेहतर काम कर रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दी। और आइए अब संसद समाचार में बात करते हैं राज्यसभा की भी। राज्यसभा में सोमवार को बीजू जनता दल के सदस्यों ने लोकसभा सांसद एवं भाजपा नेता निशिकांत दुबे द्वारा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में राज्यसभा से वॉकआउट किया। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज और आधिकारिक पत्र पटल पर रखवाए। इसके बाद बीजेपी नेता सस्मिता पात्रा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पटनायक के खिलाफ अपमानजनक, गलत और मनगढ़ंत बयान दिए गए हैं, जो पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। गौरतलब है कि सस्मिता पात्रा ने शनिवार 28 मार्च 2026 को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार संबंधी संसदीय स्थायी समिति से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह कदम समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे की टिप्पणी के विरोध में उठाया था। इसके बाद सदन में शून्यकाल शुरू हुआ और भाजपा के सदस्य के लक्ष्मण द्वारा ओबीसी आरक्षण के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाए जाने के विरोध में कुछ विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। लक्ष्मण ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राज्य मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से ऐसे धर्म आधारित आरक्षण की व्यापक समीक्षा कराने की भी मांग की है। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और विपक्षी गठबंधन इंडिया की ना तो बहस में रुचि है और ना ही उनके मन में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान का सम्मान है। नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करते और चर्चा से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके बाद अन्य सदस्यों ने शून्यकाल के तहत आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य बाबू गोल्ला राव ने दवाओं की पैकिंग इस तरह करने की मांग की कि थोड़ी सी दवा का इस्तेमाल करने के साथ ही पैकिंग की दवा समाप्त हो जाए और अतिरिक्त दवा अनुपयुक्त रूप में ना रहने पाए। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में होने पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि इस स्थिति में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सहित गैर हिंदी भाषी मेधावी छात्र परेशानी महसूस करते हैं। शिवसेना के संजय राउत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईरान के आसमान में छाए घने काले बादलों की वजह से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की समस्या का गहरा संकट होने की आशंका जताते हुए कहा कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। भाजपा के सदस्य डॉक्टर परमार जसवंत सिंह सालम सिंह ने विश्व स्तरीय अवसंरचना बना रही सरकार से नेत्रहीनों के लिए उनके अनुकूल अवसंरचना बनाने की मांग करते हुए कहा कि घर से पढ़ने या काम करने के लिए निकलने के बाद यह लोग वापस सुरक्षित घर पहुंच जाएं, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।
कांग्रेस सदस्य प्रमोद तिवारी ने जन समस्याओं के बारे में संसद सदस्यों द्वारा अधिकारियों को लिखे गए पत्रों और फोन कॉल का जवाब नहीं मिलने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए इस बारे में अधिकारियों की जवाबदेह ठहराने की मांग की। भाजपा की डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने देश में कृषि क्षेत्र की भूमि के तेजी से गैर कृषि क्षेत्र की भूमि में परिवर्तित होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे न केवल फसल उत्पादन घट रहा है बल्कि पर्यावरण की भी गंभीर समस्या हो सकती है। इसी पार्टी के अजीत माधवराव गोपचड़े ने नांदेड़ के विकास का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिन नांदेड़ में बिताए थे और वहीं उन्होंने 1708 में गुरुगद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दी। उन्होंने मांग की कि नांदेड़ को अमृतसर, वाराणसी, काशी की तर्ज पर पवित्र शहर घोषित किया जाए और यहां शराब पर पाबंदी हो। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के गोचर हवाई अड्डे के विस्तार की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि गोचर में एयर एम्बुलेंस का स्थायी केंद्र बनाना जरूरी है क्योंकि ऐसा होने पर राज्य के लोगों को संकट के समय बड़ी राहत मिल जाएगी। शून्यकाल में ही भाजपा की संगीता बलवंत, राघैया कृष्ण, लहर सिंह सारोये, बीजेपी के मुजीबुल्ला खान, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, मनोनीत सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह संधू ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को लिया गया, जिस पर चर्चा में हिस्सा ले रहे कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति को में भेजने का सुझाव दिया तथा इस बात पर हैरत जताई कि बलों के अधिकारियों के साथ अन्याय करने के लिए विधायी कदम क्यों उठाया जा रहा है। विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि ये विधेयक जो है केवल सामान्य प्रशासन से जुड़ा नहीं है बल्कि यह संविधान के प्रावधानों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हक ने कहा कि यह राज्य की भूमिका को सीमित करता है और संवैधानिक ढांचे को चुनौती देता है। उन्होंने दावा किया कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के माध्यम से इस बल के अधिकारियों के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद किया जा रहा है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के एक निर्णय का घोर उल्लंघन करता है और सत्ता के विभाजन के संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने सरकार से पूछा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले इन जवानों के बारे में अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बावजूद ये विधेयक क्यों लाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने कहा कि आईपीएस अधिकारी जहां 15 साल में 4 से 5 पदोन्नति पाते हैं, वहीं केंद्रीय सशस्त्र बल के अधिकारी एक भी पदोन्नति नहीं पाते, जो कि अन्याय है। कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल समन्वय प्रशासन विधेयक सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने और उसे निरस्त करने के लिए लाया गया है और इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से 5 केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ संस्थागत असमानता की स्थिति पैदा होगी। चर्चा में आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक, बीजू जनता दल के निरंजन बिशी, राज्य सदस्य मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वहीद राजू, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के विवेक तनखा, शक्ति सिंह गोहिल, भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी, सुभाष बरला, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरे, सपा के रामगोपाल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद उच्च सदन में आसन की अनुमति से सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए अपने अपने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। भाजपा के डॉक्टर भीम सिंह, महाराजा संजाओब रेंशवा, माया नारोलिया और समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने अपने अपने मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए उठाए। इसके बाद उच्च सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। तो आज के लिए संसद समाचार में बस इतना ही। आगे देखिए देश दुनिया में क्या कुछ रहा खास हमारे बुलेटिन में। और विश्वसनीय रिपोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ जहां होती है